हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो आपकी एग्जाम डेट है वो आपकी घोषित हो चुकी है। और आपके यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके 4 और 5 जनवरी को एग्जाम आपका होना है। आपके पास समय देखा जाए तो आपके पास समय आप समझ सकते हैं कि कितना है ना। मतलब आप देखेंगे 25 दिन का लगभग आपको समय मिलेगा। उसमें आपका 1 तारीख वाला जो आपका दिन है वो भी आप लोग इधर उधर मस्ती में गुजार देंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं आपके पास जो ज्यादा समय नहीं है, 25 दिन समझ के चलिएगा। और कहीं ना कहीं कंपटीशन भी ज्यादा है, क्योंकि इसमें पेड एग्जाम वाले बच्चों को लिया नहीं गया है। तो इसमें फॉर्म भी ज्यादा भरे हैं। तो इसलिए क्या है, आपको तैयारी थोड़ा सा संभल कर करना पड़ेगा, अच्छी तरीके से करना पड़ेगा। टाइपिंग पर विशेष ध्यान बाद में दीजिएगा, पहले आप कंपटीशन पे ध्यान दीजिएगा, है ना। क्योंकि जब तक एग्जाम नहीं निकलेगा फिर आपका कंपटीशन टाइपिंग का भी क्या मतलब है। तो पहले आप फोकस करिए कि आपका एग्जाम, क्योंकि एग्जाम के बाद आपको समय मिलता है टाइपिंग के लिए। तो पूरा पूरा फोकस करिए अपनी पढ़ाई के लिए। आप मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, आपके जीएस और हिंदी हम आपको कवर करा रहे हैं। अभी आपको करंट अफेयर की क्लास आपको देखिए 3 बजे, हमने आपको कहा भी था कि 3 बजे करंट अफेयर की क्लास है और शाम को 6 बजे आपकी यूपी जीके की भी क्लास होती है। अभी आपको टॉपिक वाइज क्लास है, आपको हिंदी की भी आपको मिलने लगेंगी, है ना। वो भी आपको क्लास मिलेंगे। तो आप लोग परेशान ना होइए, जीके और हिंदी हमारी जिम्मेदारी है ना। आपको परेशान नहीं होना है। बाकी अपनी इंग्लिश और आप लोग मैथ वो आप कहीं से भी कवर कर सकते हैं। तो आपकी जो क्लासें हैं वो आपको ज्यादा हो जाएंगी, है ना। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करेगा। और टेलीग्राम है आपका देव जी के ट्रिक, आप लोग उससे जुड़ जाइएगा ताकि जितनी भी क्लासें आपकी चले, हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है। तो चलिए, सब लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए, बिल्कुल एक्टिव हो जाइए। ठीक है। हाँ, 4 और 5 जनवरी को एग्जाम आपका है, सब परेशान नहीं होना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस मॉडल पेपर को। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि मोक्ष का पर्यायवाची नहीं है। मोक्ष का पर्यायवाची नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। अब आप बताइएगा कि मोक्ष का पर्यायवाची क्या नहीं है, यहाँ पर आप बताइएगा। तो आप कहेंगे सर मोक्ष के पर्यायवाची होता है सदगति, है ना। बोलते हैं सदगति प्राप्त है, मुक्ति मिल गई, या निर्वाण शब्द जो आपने सुना होगा बौद्ध धर्म में निर्वाण। तो कहीं ना कहीं निर्वाण, मुक्ति और सदगति क्या है, मोक्ष का पर्यायवाची है। लेकिन जो आपका परम हंस दिया गया है वो आपके मोक्ष का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर है। ये जो परम हंस है ये परमात्मा है। परम हंस जो आपका है ये परमात्मा का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है कि सर रात का पर्यायवाची नहीं है। रात का पर्यायवाची नहीं है। तो रात का पर्यायवाची क्या होता है, यहाँ पर देखो निशा होता है, यामिनी होता है, रजनी होता है। ये जो विवाह दिया है भाई, विवाह किसका होता है बताइएगा। यहाँ पर विवाह जो आपका है ये किसका होता है, यहाँ पर बताना है। आपका आंसर होगा क्या, शोभा का होता है। विवाह जो होता है वो आपके शोभा का होता है, याद रखिएगा। इसलिए ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है और आपसे कह रहा है प्रभा कीट किसका पर्यायवाची है। प्रभा कीट किसका पर्यायवाची है। तो भैया यहाँ पर देखिएगा, पतंग है, तारा है, मच्छर है, जुगनू है। प्रभा कीट याद रखिएगा, जो प्रकाश देता है ना। ऐसे याद रखिए, प्रभा से हो गया प्रकाश, और कीट प्रकाश देने वाला कीट कौन सा है, जुगनू है दोस्तों। याद रखिए जुगनू जो ऑप्शन आ रहा है जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। इसके और भी पर्यायवाची होते हैं, सोकिया। सोकिया जो आपका होता है इसी का होता है। और होता है भगजोगिनी, भगजोगिनी भी होता है, इसी का होता है। अगला है कि जल का पर्यायवाची आपको बताना है। सर जल का पर्यायवाची क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर अम्बु है, तोय है, वारी है, इसका मतलब ये सभी हो जाएंगे। डी नंबर आपका ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। सटपद जो आपका पर्यायवाची वो आपका किसका है, तितली है, भ्रमर है, मकड़ी है, केकड़ा है। तो सटपद हो जाएगा किसका, तो आप कहेंगे सर ये भ्रमर का होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, भ्रमर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, क्षमा किए जाने योग्य बताना है। क्षमा किए जाने योग्य को क्या कहेंगे, क्षम्य कहेंगे, क्षमावान कहेंगे, क्षमाशील कहेंगे, अक्षम्य कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, डी मत लगाइए भाई। यहाँ पर क्षमा किए जाने, क्षमा ना किए जाने वाला होता तो हम लोग ध्यान देते। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर जब क्षमा किए जाने वाला, इसका मतलब आपका क्षम्य होता है, और ना किए जाने वाला अक्षम्य होता है। अगला क्वेश्चन दिया है प्रतिकार करने की इच्छा रखने वाले। तो यहाँ पर देखिए 7 का ऑप्शन देना है। आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा, कह रहा है कि प्रतिकार करने की इच्छा रखने वाले को क्या कहेंगे। यहाँ पर याद रखिएगा, इसे बोलते हैं प्रतिचिकित्सा। क्या बोलते हैं इसे, चिकित्सा बोल सकते हैं,
या आप इसे प्रतिचिकित्सा कह सकते हैं। अगर इतना भी शब्द आ रहा है तो भी आप लगा सकते हैं। इसका ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा। क्वेश्चन दिया है भूषण का विलोम क्या होता है। आइएगा क्वेश्चन नंबर आपका 8 है और आपसे कह रहा है भूषण का विलोम शब्द क्या होगा। भूषण का विलोम क्या होगा। भूषण का होता है दूषण, है ना। यहाँ पर दूषण जिसका ऑप्शन आ गया है आपका कौन सा नंबर है, यहाँ पर सी नंबर दूषण आपका जवाब बिल्कुल सही बन जाएगा। अगला है आपसे कह रहे हैं सन्मार्ग का संविच्छेद क्या होगा। सन्मार्ग का संविच्छेद क्या होगा। 9 नंबर आपको देना है। सन्मार्ग का होता है सत्य धन मार्ग। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा सत्य धन मार्ग बनेगा। ए नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 10 दिया गया है अनंत का सही संविच्छेद आपको बताना है कि सर अनंत का संविच्छेद क्या होता है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है अन धन अंत। अन धन अंत मतलब पहला ही ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अन धन अंत आपका आंसर बनेगा। क्वेश्चन दिया गया 11 कि परमेश्वर में समास क्या है। चलिए बताना है कि परमेश्वर का समास क्या होता है। परम है जो ईश्वर, है ना। परम है जो शब्द हमने लगाया, बताया कि है जो शब्द अगर लग जाता है परम है जो ईश्वर, तो है जो शब्द किस में होता है, ये आपके होता है कर्मधारय समास में। कर्मधारय समास में है जो शब्द मिलेगा। इसको तोड़ने पर बीच में यहाँ पर के समान भी आपका होता है। यहाँ पर अगर बीच में रूपी शब्द आपको मिल जाता है या स्टार्टिंग में महा शब्द लगा होता है जैसे महावीर महात्मा, तो ये आपके कर्मधारय समास की पहचान होती है। देश सेवा में समास बताना है। देश सेवा में समास बताना है तो आप कहेंगे देश के लिए सेवा, इसका मतलब ये आपका तत्पुरुष समास में जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है 13 में कि प्रकृति में उपसर्ग आपको बताना है। प्रकृति में जो उपसर्ग है वो आपका कौन सा है। चलिए यहाँ पर देखिएगा बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपका दिया गया है। अगर आप प्रति लगाएंगे तो भैया ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर प्र जो आपका आंसर है, ये प्र जो आपका उपसर्ग है और कृति इसका मूल शब्द बनेगा। मतलब ऑप्शन आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, सी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रतिबिंब में उपसर्ग कौन सा है। तो प्रतिबिंब में क्या है, प्रति दिया गया और प्रति दिया है तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। प्रति आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है चतुर्वेद में समास आपको बताना है। चतुर्वेद में समास बताना है 15 नंबर में। समय कम है, हम आपको सजेशन दे सकते हैं, आपको एडवाइस दे सकते हैं, आपको सलाह दे सकते हैं, लेकिन आप अपने ही मेहनत से एग्जाम निकाल सकते हैं। आप सोचो नहीं सर आपके साथ पूरी घनघोर मेहनत करें, जो हमारा काम है वो हम आपको करते हैं, सजेशन देते हैं, बताते हैं कैसे क्या करना है, लेकिन एग्जाम जो निकलता है अपने मेहनत से निकलता है। हाँ, सलाह देने वाला, आपको रास्ता देने वाला गुरु जरूर होता है, लेकिन मेहनत आपको ही करना पड़ेगा और आप अपनी मेहनत से ही एग्जाम निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए देखो चतुर्वेद में समास बताना है और चतुर्वेद की अगर बात करते हैं तो 4 वेद, और 4 वेद इसका मतलब क्या है, संख्या है, और संख्या है तो आपका हो जाएगा ये नंबर संख्यावाची बनेगा, द्विगु समास बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया 16 नंबर में, कह रहा है संस्कृत उपसर्ग से युक्त आपका नहीं है। देखो अनु जो आपका संस्कृत है, आप यहाँ पर दिया है प्र दिया गया है, लेकिन लाचार में आपका संस्कृत उपसर्ग आपका नहीं है। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है कि सही वर्तनी वाला शब्द आपको चुनना है। सही वर्तनी यहाँ पर दिया है अपवंचक। अपवचक ये देखो गलत दिया है, अपेचक होता नहीं है। अपवंचक में यह आपकी बिंदी गलत दी गई है। इसका मतलब पहला ही ऑप्शन अगर आपने चुना है तो आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया है 18 से 19 और आपसे कह रहा है वाक्यों में से शुद्ध वाक्य आपको चुनना है, सही उत्तर आपको चुनना है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 18 है और आपसे कह रहा है कि सर जहां तक हमारा विचार तो यही है। इस वाले पॉइंट में देखा जाए जहां तक हमारा विचार तो यही है, अगर हम ये बात करें कि हमारा विचार तो यही है तो ज्यादा बेस्ट हो जाएगा। ये जो इस्ट्रा शब्द जहां तक है अगर न लगाया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन डी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 19 है कि पिछले सोमवार को स्कूल बंद है। ठीक है, इस पिछले देखो पिछला दिया गया है और है दिया गया है तो गलत हो जाएगा। पिछले दिया गया है और आपका था है तो इसका मतलब बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखिए आपका आंसर आपका डी हो जाएगा कि सर पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। ठीक है ना, क्लियर है। यहाँ पर देखो पिछले दिया है और रहेगा तो इसका मतलब अगले सोमवार को भी स्कूल बंद रहेगा। अगर ऐसा होता तो सही होता है, इसका मतलब ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। यहाँ से पहचान फास्ट करते हैं। अगला है कि धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है। धन को व्यर्थ ही खर्च करता है भैया, उसे कहते क्या है,
तो व्ययी कहते हैं या मितव्ययी कहते हैं? मितव्ययी मतलब कम होता है, यहाँ पर होता है अपव्ययी। यहाँ पर 20 नंबर का ऑप्शन है कि धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला अपव्ययी, ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द आपको चयन करना है। हमने कहा था कि जो र लगा होता है कृष्ण वाला, है ना, वो शुद्ध आपका होगा, लेकिन आपको पहचान करना है कि ग्रहणी ये सही लिखा है या ग्रहणी ये सही लिखा है। ग्रहिणी यहाँ पर बताना है कि भैया ग्रहिणी का सही वर्तनी क्या होता है। घरनी तो आप हटा ही दीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा दीजिएगा। ग्रहिणी ये तो गलत है लिखा है। अब ग्रहिणी जो सही होता है ये वाला सही होगा, बी नंबर या डी नंबर? तो याद रखिएगा ग्रहिणी में ग्रहिणी, इसका मतलब दोनों मात्राएं आपकी होंगी, तो इसका ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। सही वर्तनी 22 में जाना है। आजीविका आपसे पूछा गया है, आजीविका, है ना, मतलब यहाँ पर जो आंसर है आजीविका, सही ऑप्शन पहला ही जा रहा है। आज जी ये देखो छोटी मात्रा नहीं लगेगा, पहला ही ऑप्शन बेस्ट हो जाएगा। आजीविका जिसने लगाया है बिल्कुल सही बनेगा। आचार का विलोम आपको बताना है। सर आचार का विलोम शब्द क्या होता है? आचार अनाचार, आचार अनाचार, इसका मतलब ऑप्शन बनेगा बी नंबर ए राइट हो जाएगा। आचार का होता है अनाचार होता है। अगला है आंख का अंधा नाम नयन सुख, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? आंख का अंधा नाम नयन सुख, है ना, यहाँ पर आप कहेंगे सर गुण के विपरीत नाम होना। आंख का अंधा नाम क्या है? नयन सुख, इसका मतलब है कि गुण के विपरीत नाम होना। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, सी नंबर आपका बन जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अंधेर नगरी नाटक किसने लिखा है? अंधेर नगरी जो नाटक है वो किसने लिखा है? दोस्तों यहाँ पर देखिएगा ये आपके हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर आपका सी जिसका आ गया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी भारतेंदु हरिश्चंद्र आपका आंसर है, बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर आपका बन जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है जो कि आपका यहाँ पर क्या है, इंग्लिश से हमने कहा है कि पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भेज दी जाती है। टेलीग्राम आपका है देव जी के ट्रिक, जहां पर आपको टेलीग्राम पे वीडियो की लिंक भी मिलती रहेगी। अब एग्जाम की जब डेट आपकी आ गई है तो भी आपको यहाँ पर ये नहीं देखना है कि यूट्यूब में क्लास का नोटिफिकेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि क्लासें आपकी डबल हो सकती हैं, इसलिए आप टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा ताकि जो टॉपिक वाइज क्लासें हैं, टॉपिक वाइज हिंदी है, करंट अफेयर है, यूपी की करंट अफेयर है, ये सब चीजें आपको मिलेंगी। इसलिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि हर क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो मिल पाए आप लोगों को, ठीक है। फिर बाकी आपको मैराथन क्लासें भी आपको चलेंगी, तो आप परेशान नहीं होना है ना, आपको मैराथन क्लासें जल्द आपको मिलने वाली हैं। चलिए बताइएगा भाग थर्ड में देखते हैं आप लोग जीके में क्या तैयारी है, बाकी हिंदी में आपने कितना स्कोर किया है आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 51 है, कह रहा है भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। चलिए आइएगा क्वेश्चन नंबर आपके 51 में, और आपसे कह रहा है कि जो भारत का संविधान है वो पूर्ण रूप से तैयार हुआ। देखो आपसे पूर्ण रूप से तैयार हुआ पूछा गया है, तो 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था, मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। इस दिन आपका संविधान बनकर तैयार हुआ था, इसे बोलते हैं कहीं ना कहीं इसे अंगीकृत भी कहते हैं, पारित होना भी कहते हैं, कहीं ना कहीं बनकर तैयार हुआ था। कुछ आर्टिकल थे जिनको लागू भी किया गया था, लगभग 15 आर्टिकल है जिनको लागू भी किया गया था, ठीक है ना। लेकिन ये जो संविधान है वो पूरी तरीके से 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ था। इस तिथि को संविधान के प्रारंभ की तिथि को कहा जाता है, इसलिए 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाते हैं। अगला है निम्नांकित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है, आपसे कह रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 52 नंबर में पहला ऑप्शन दिया गया है हिंदू विवाह अधिनियम 1956 है। फिर कह रहा है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 है। 73वां संविधान संशोधन शहरी क्षेत्रों की स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण की बात कह रहा है। क्या ये बात जो दी गई है वो क्या सही दिया गया है? भाई आप दे सकते हैं कि भाग थर्ड वाला आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो 73वां संशोधन हुआ था उसमें एक नया भाग 9 जोड़ा गया था जो कि ग्राम पंचायत से संबंधित था। किसे? तो आपके शहरी जीवन से नहीं था, वो आपके ग्राम पंचायत से जुड़ा था। याद रखिए ग्राम पंचायत से संबंधित था, और इसके द्वारा जो ग्राम पंचायत के लिए 16 नए अनुच्छेद और एक नई अनुसूची 11वीं जोड़ी गई थी, जिसमें ग्राम पंचायत की संरचना, उनकी शक्तियां, उनके उत्तरदायित्व थे, 29 विषय इसमें शामिल किए गए थे, है ना। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन आपका सी आपका गड़बड़ है, तो डी वाला आपका ऑटोमेटिक सही होगा कि सती निरोध अधिनियम आया था 1987 में। क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है
कि सर लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव में मतदान करने वाले न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष जो की गई थी वो आपकी किस में की गई थी? तो 21 से घटाया गया और कितना कर दिया गया? 18 किया गया था। और ये जो किया गया था दोस्तों याद रखिएगा 61वें नंबर में किया गया था, 61वें में। तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है वो आपका क्या बनेगा? सी नंबर के 61वें संविधान संशोधन में किया गया कि जो आपकी न्यूनतम आयु है वो आपकी 21 वर्ष से घटा दिया गया और 18 वर्ष कर दिया गया था। तो इसका ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर सी नंबर है। अगला है हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था। जो हूण थे, हूण को बोलते हैं मलिच्छ, जो बहुत दिनों तक नहीं नहाते हैं। जैसे सर्दियों में बहुत ऐसे आपके लोग होते हैं, है ना, तो सर्दियों में जब नहीं नहाते कहते हैं मलिच्छ होगा। गांव में ऐसे शब्द को प्रयोग करते हैं, मलिच्छ यार तुम तो नहाते भी नहीं हो, है ना। तो जो हूण होते हैं ये मध्य एशिया के लोग होते हैं, तिब्बत एरिया सब एरिया में। तो भैया बहुत दिनों तक नहीं नहाते थे, इनको मलिच्छ कहते थे। तो हूणों ने भारत पर आक्रमण किया। और दोस्तों 54 की बात करते हैं तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ये स्कंदगुप्त के शासन काल में। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका हो जाएगा स्कंदगुप्त के शासन काल में यहाँ पर हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। और यहाँ पर जो जूनागढ़ का जो प्रशस्ति अभिलेख है यहाँ पर उल्लेख भी किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला है कि बौद्ध, हिंदू और जैन की जो शैलकृति गुफाएं पाई जाती हैं वो आपकी कहाँ पाई जाती हैं? यहाँ पर देखिएगा बौद्ध, हिंदू और जैन की जो आपकी गुफाएं वो आपके एलोरा में है। कहाँ पर हैं? तो आप कहेंगे सर ये आपके एलोरा जो कि महाराष्ट्र में पाई जाती हैं, है ना। अजंता में बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। एलिफेंटा में ब्राह्मण धर्म में जो आपका संबंधित गुफाएं आपको मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 56 है और आपसे कह रहा है कि पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? चलिए बताइएगा कि पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? 56 की बात करते हैं दोस्तों, इन्होंने सबसे पहले कोचीन में, है ना, कोच्चि में दुर्ग बनाया था। और इस दुर्ग को बनाने के लिए अलुकर्क ने कोच्चि के जमोरिन से समुद्र तट के पास दुर्ग बनाने की अनुमति लिया था। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। और यहाँ पर जो दुर्ग बना था इसमें तोप और बंदूकों से सुरक्षा की व्यवस्था भी की गई थी। अगला है जयपुर के एक राजा थे, है ना, कौन? महाराजा सवाई जयसिंह। इन्होंने कहाँ पर वेधशाला नहीं बनाई थी? दोस्तों याद रखिए सवाई जयसिंह है जिन्होंने वेधशाला बनाया था, लगभग 5 जगह बनाया था। लेकिन यहाँ पर हम बात करें कहाँ पर नहीं बनाया था, तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर देखो दिया 57 नंबर में, ऑप्शन डी इलाहाबाद में नहीं बनाया था। तो दोस्तों याद रखिए इन्होंने मथुरा में बनाया, उज्जैन में बनाया, जयपुर में बनाया, वाराणसी में और दिल्ली में। दिल्ली में बना है जंतर मंतर। 5 वेधशालाएं बनाया था दोस्तों, याद रखिएगा 5 वेधशालाएं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो सारणी है इनका सेट भी तैयार किया था। कुल मिला कह सकते हैं कि यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा। अब 5 जगह याद रखना, वो कौन कौन सी 5 जगह है? देखिए आपका मथुरा, उज्जैन, जयपुर, वाराणसी और दिल्ली, यहाँ पर 5 वेधशालाएं बनाए, तो ऑप्शन डी बनेगा। आएगा क्वेश्चन नंबर आपका 58 है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर कुछ आपकी प्रथाएं हैं जो आपकी चलाए थे। 58 में से पहला ऑप्शन है जिसे आपके कार्नवाली से इसने स्थायी बंदोबस्त चलाया था। वेलेजली ने सहायक संधि चलाया था। यहाँ पर दिया गया है कि जानसूर के समय आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। अब आप बताइएगा कि आंग्ल नेपाल युद्ध किस अंग्रेज के समय हुआ था? 58 की अगर बात कर लेते हैं तो आपका जो आंसर होगा वो आपका राइट क्या हो जाएगा? हेस्टिंग के समय हुआ था। वेरी गुड, याद रखिएगा हेस्टिंग, ये जो आपका हेस्टिंग है ना, इसके समय आपका आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। वही पट्टी नंबर भी सही है, हेस्टिंग के समय तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध भी हुआ था। तो ऑप्शन जाएगा आपके सी के साथ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है 59 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, 59 ऑप्शन देना है दोस्तों। यहाँ पर देखो दिया गया है और आपसे कह रहा है अवध किसान सभा का संबंध जवाहरलाल नेहरू से है क्या? बताइएगा। अवध किसान सभा जो गठन है ये 1920 में हुआ था। कब? 1920 में किया गया था। और ये जो आपके प्रतापगढ़ में थे बाबा रामचंद, है ना, बाबा रामचंद जो आपके थे, बाबा रामचंद, उन्होंने किया था प्रतापगढ़ में। तो ये ऑप्शन यहाँ से हट जाएगा। मतलब आपका नंबर मिल गया है यहीं से। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन ये सर सैयद अहमद खां है। और इंडिया किसान सभा आचार्य नरेंद्र देव हो जाएंगे।
रेडिकल डेमोक्रेसी पार्टी MN राय हो जाएंगे, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्योग है जो भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाता है। देखिए, भारत के लिए सबसे ज्यादा मुद्रा आपकी आती है वो किस में आती है, 60 नंबर का ऑप्शन देना है। इन उद्योगों में से जो चाय का निर्यात है, याद रखिए चाय का जो निर्यात है दोस्तों, याद रखिए चाय का निर्यात, ये बहुत मात्रा में विदेशी मुद्रा भंडार प्राप्त होता है। सबसे अधिक विदेशी मुद्रा जो आपके होते हैं इनमें से, ठीक है। बाकी वैसे देखा जाए तो इनमें से ऑप्शन से हटाकर अगर चले बाहरी जीवन से, जो आपका और अधिक आपका होता है भारत रूप में, भारत में विदेशी मुद्रा जो आपका हीरा जवाहरात है ना, याद रखिए जो आपके हीरा जवाहरात हैं उनके निर्यात से भारत को निर्यात में बहुत पैसा मिलता है, याद रखिएगा। बाकी इन ऑप्शन में देखा जाए तो इन ऑप्शन में आपका चाय ही होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। और शुद्ध रूप से सर्वाधिक विदेशी मुद्रा कपड़ों के निर्यात से प्राप्त होता है, ठीक है ना। शुद्ध रूप से देखा जाए तो सर्वाधिक विदेशी मुद्रा जो शुद्ध रूप से पूछे तो आपके कपड़ों में, वही क्योंकि हीरा वगैरह में ये शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के होते हैं, कपड़ा शुद्ध अशुद्ध थोड़ा होते हैं। अगला है निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा है कि कौन सी कंपनी है और कहाँ पर ये मौजूद है, कहाँ पर ये आपकी लगी है। देखिए आपका दिया गया है भिलाई, दिया गया है मध्य प्रदेश, आपका यहीं से आपको गलत हो जाएगा, क्योंकि जो भिलाई है वो आपकी छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है, तो आपके छत्तीसगढ़ में है, याद रखिएगा। तो पहला ऑप्शन आपको मिल गया है। दुर्गापुर आपके पश्चिम बंगाल में, जमशेदपुर झारखंड में और राउरकेला आपकी उड़ीसा में। बाकी हमने एक ट्रिक बताया था, कभी कभी क्वेश्चन ये होता है कि ये जो कंपनियां हैं, इन कंपनियों में से कौन सी कंपनी है किस देश के सहयोग से लगी थी। हमने आपको ट्रिक बताया था, कोई ट्रिक याद करवाई, कोई अगर किसी को याद हो ट्रिक, ये तो आपको बताना है कि कौन सी ट्रिक थी जिसमें हमने आपको बताया था भिलाई, दुर्गापुर, जमशेदपुर, राउरकेला ये किस देश के सहयोग से लगी थी। तो देखो हमने बताया था बोरू, है ना, क्या बताया था, बोरू, बोरू, भीरू, दुबे और एक था आपका राज, है ना, राज। देखो बो से हो जाएगा बोकारो, क्या हो जाएगा, बोकारो जो आपका है वो किसके सहयोग से, रूस के सहयोग से था। भिलाई से हो जाएगा, जो भिलाई कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है, ये भी क्या हो जाएगा, रूस के सहयोग से हो जाएगा। दो से हो जाएगा दुर्गापुर जो कि पश्चिम बंगाल में है, ये ब्रिटेन के सहयोग से था। और राउरकेला जो उड़ीसा में है, ये जर्मनी के सहयोग से था, है ना। तो इसको नोट कर लीजिएगा कि क्वेश्चन बन जाता है। याद रखिएगा कि इनमें से 3 ऐसी कंपनियां थी, 3 ऐसे आपके प्लांट थे जो आपके कह सकते हैं पहली पंचवर्षीय दूसरी पंचवर्षीय योजना में लगे थे, लेकिन यहाँ पर बोकारो जो आपका था वो आपका तीसरे में लगा था। इस बात को भी याद रख लेना है, अर्थात बोकारो जो आपका इनसे हट कर हो जाएगा। अगला है कि जो हगरी है ये सहायक नदी है वो आपकी किसकी है। चलिए 62 का ऑप्शन देना है। तो दोस्तों ये आपके है तुंगभद्रा नदी की है, किसकी है, तो आपके तुंगभद्रा की सहायक नदी है ना, हगरी जो आंध्र प्रदेश में बहती है। और इसका दूसरा नाम है वेदवती, क्या नाम है, वेदवती है दोस्तों, याद रखिए, जो 2 नदियों से मिलकर बनी है, वेद और अवथी, जो कि आंध्र प्रदेश के पूर्वी भाग से निकलती है, इसलिए ऑप्शन डी बनेगा। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है, आपको बताना है 63 में कि रानी लक्ष्मीबाई बांध जो आपका है ये कहाँ पर अवस्थित है, 63 का ऑप्शन दीजिएगा, यूपी जीके में आपको पढ़ाया गया है। तो आप कहेंगे 63 का ऑप्शन बनेगा, ये नंबर ये आपके बेतवा नदी पर बना है, किस पर है, बेतवा नदी, आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बेतवा नदी हो जाएगा। ये यूपी और एमपी की एक सिंचाई परियोजना है जो किसी परियोजना में आपकी आती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन से युग्म है जो सही सुमेलित है। चलिए सही सुमेलित बताना है। यहाँ पर ये विश्व भूगोल से आपका क्वेश्चन पूछा गया है 64 नंबर में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा है कि सर यहाँ पर जो सही वो आपकी है टोनकिन की जो खाड़ी है वो वियतनाम में है, टोनकिन की जो खाड़ी है वियतनाम में है। अगर पूछे कि बैफिन की खाड़ी, तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा बैफिन की खाड़ी, है ना, जरूर पढ़ा होगा, नहीं पढ़े तो हम आपको पढ़ा दे रहे हैं कि सर जो बैफिन की खाड़ी है वो कहाँ पर आपको मिलेगी, बता सकते हैं एनीवन, कोई भी स्टूडेंट। बैफिन की खाड़ी कनाडा में मिलेगी, कहाँ पर मिलेगी, कनाडा में, जो आपकी है बहुत बार पूछा गया है। तो बैफिन की जो खाड़ी है, याद रखिए बैफिन की खाड़ी वो कहाँ मिलेगी आपको, तो आपकी कनाडा में मिलेगी। और बिस्के की खाड़ी जो आपकी है, बिस्के की खाड़ी, ठीक है, वो आपकी फ्रांस में मिलेंगी, ब्रोथिन लिखा है। अगर यहाँ पर बिस्के की आपका हो जाता बिस्के, तो बिस्के आपके फ्रांस में दोस्तों मिलेगी। अर्जेंटीना में दोस्तों है आपका सेन मांटियास की खाड़ी, ठीक है।
तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 65 नंबर में कि वायुमंडल की भैया 4 परतें, अब ये ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम आपको बताना है। 65 नंबर आपसे दिया गया है। और 65 की अगर हम बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका क्षोभ मंडल होता है। अगर हम नीचे से यहाँ पर ऊपर जाते हैं तो सबसे पहले आपका ये क्षोभ मंडल आपका होता है, फिर इसके बाद समताप मंडल होता है, फिर आयन मंडल होता है, फिर बहिर्मंडल होता है। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले क्षोभ मंडल आएगा 4, फिर समताप मंडल हो जाएगा, फिर आपका मध्य मंडल, फिर आपका आयन मंडल। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिए सबसे पहले क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और फिर आपका बहिर्मंडल होता है। समताप मंडल वही है जहां पर आपकी ओजोन परत आपकी पाई जाती है, ठीक है ना। ओजोन परत जो पाई जाती है वो समताप मंडल में ही पाई जाती है। मध्य मंडल एक ऐसी जगह है जहां पर -100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी आपको मिलता है। आयन मंडल ऐसी जगह है, याद रखिए, जो आपकी रेडियो किरणें होती हैं वो यहाँ जो आपकी नीचे से तरंगे जाती हैं, है ना, रेडियो तरंगे भी होती हैं, ये तरंगे यहाँ से टकराती हैं और वापस आती है, तभी आपको उसकी आवाज भी समझ में आती है। क्षोभ मंडल की बात करते हैं तो क्षोभ मंडल में जो आपके मौसमी घटनाएं होती हैं, तूफान आना, ये भूकंप आना, सब चीजें आपकी किस में होती हैं, क्षोभ मंडल में ही आपके होते हैं। जो आपकी जो हवाई कह सकते हैं हवाई जहाज होते हैं, हवाई जहाज जो होते हैं वो आपके समताप मंडल में होते हैं। तो जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं इससे आपको बता दिया गया है। और आपको बताना है कि सर ओजोन दिवस कब मनाते हैं, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, दोस्तों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक नगरीकृत है। अब 66 की अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आंसर, तो आपका इनमें से ऑप्शन क्या बनेगा, चलिए बताइएगा। भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक नगरीकृत है। चलिए, हाँ, इन ऑप्शन में जो आपका गोवा है, याद रखिए गोवा के बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है। इसका जो ऑप्शन है आपका डी नंबर है। यहाँ पर आप कहेंगे सर गोवा, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। डेसिबल जो इकाई है इसका प्रयोग किया जाता है किसके लिए करते हैं। ध्वनि की जो तीव्रता होती है, याद रखिए ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग करते हैं। भूकंप के लिए होता है सेस्मोमीटर होता है जिसमें अध्ययन करते हैं। बाकी रिएक्टर पैमाना जो होते हैं उसमें तीव्रता का मापन होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 68 है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किसे चूहा विष के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। चूहा विष चूहों के मारने के लिए, है ना, प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर देखा जाए 68 नंबर में तो भैया ये होता है ना जिंक सल्फाइड। याद रखिए 68 का जो ऑप्शन है 68 नंबर में जो डी है जिंक फास्फाइड है, ये चूहा विष के रूप में प्रयोग किया जाता है और इसका रासायनिक नाम होता है ZN3P2। अगर पूछे कि इसका गलनांक होता है 420 डिग्री सेंटीग्रेड और यह चूहों के लिए विष का कार्य करता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा जिंक फास्फाइड। याद रखिएगा जिंक फास्फाइड, ठीक है। फास्फाइड ही तो बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, दूसरा तो नहीं बोलते हैं, सल्फाइड तो नहीं बोले ना, हाँ फास्फाइड होता है, फास्फाइड। ऐसे याद रहना कि जहां चूहा खाते हैं वो बिल्कुल फास्ट हो जाते हैं, उनको चाहिए पानी, क्या पानी चाहिए। तो याद रखना जब आप घर पे दवा रखें तो पानी बिल्कुल छुपा कर रखें, चूहे पानी के पास ना पहुंच पाए, क्योंकि अगर पानी के पास पहुंच जाते हैं तो फिर चूहा मरेगा नहीं। पानी पीने के बाद कुछ समय के लिए बेहोश जरूर होगा लेकिन फिर भग जाएगा। तो जब भी चूहे की दवा रखते हैं तो फिर उसमें फिर पानी नहीं होना चाहिए आसपास कहीं भी, चाहे बर्तन वर्तन में बिल्कुल नहीं होना चाहिए ताकि उनको पानी ना मिल पाए, ठीक है ना। बाकी हम नहीं कहते हैं कि आप चूहा मारिए, ठीक है, लेकिन कभी कभी इतने ज्यादा खतरनाक काम कर देते हैं, इतना घाटा कर देते हैं, है ना। बहुत ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो बिल्कुल फाड़ देते हैं, परेशान कर डालते हैं, तो लोग परेशान हो जाते हैं और इसके बाद उनको। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको 69, निम्नलिखित में से कौन है जो सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा है मैग्नीशियम दिया है। मैग्नीशियम को प्रयोग आतिशबाजी में है, यूरेनियम परमाणु बम बनाने में है, जिंक का प्रयोग गैल्वेनीकरण में है और कह रहे हैं सिल्वर का प्रयोग इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में होता है। क्या ये बात सही है क्या भाई। मैग्नीशियम तो एक धातु है ना, जिसके कई अयस्क होते हैं, जैसे मैग्नेसाइड है, डोलोमाइट है, कार्लेलाइट, ये आपके होते हैं, है ना। इनका प्रयोग मिश्र धातुओं में करते हैं, फ्लैश बल्ब बनाने भी करते हैं, आतिशबाजी में करते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में चांदी या सिल्वर का प्रयोग नहीं होता है भाई, है ना, यूरेनियम परमाणु ये तो होता है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका
सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका गड़बड़ हो जाएगा, अर्थात यहाँ से हट जाएगा। यहाँ पर अगला है कि भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक कहाँ होता है। केसर उत्पादक कहाँ होता है, तो यह ठंडा प्रदेश यहाँ पर देखिए कश्मीर है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, कश्मीर आपका बनेगा। बाकी ऐसा नहीं है कि आपके भारत में और कहीं केसर नहीं हो सकता है, आप अपने गांव में भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए टेम्परेचर मैनेजमेंट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 71 है कि भारत में पर्यटन और होटल उद्योग का विकास किसका कार्य है। चलिए बताना है कि भारत में जो पर्यटन है और आपका होटल उद्योग है, इसका विकास किसका कार्य है। तभी आप देखते होंगे कि भैया जैसे अयोध्या में पर्यटन क्षेत्र बनाया गया है, तो यहाँ पर होटल भी विकसित हुए हैं, बहुत ज्यादा होटल हुए हैं, बड़े महंगे महंगे होटल हुए हैं। तो भैया ये तो सब पैसा की कमाई भी है, पर्यटन बढ़ेगा तो भैया होटल उद्योग धंधे बढ़ेंगे, उद्योग बढ़ेंगे मतलब ये होटल वगैरह बढ़ेंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं इसमें कमाई भी होगा। तो भैया 71 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये आपका है ITDC। याद रखिएगा कि यहाँ पर जो भारत में पर्यटन और होटल उद्योग है, ये विकास भारतीय पर्यटन विकास निगम अर्थात भारतीय क्या बोले भारतीय विकास पर्यटन विकास भारतीय पर्यटन विकास निगम ITDC द्वारा किया गया है। मतलब होता है जो आपका दिया गया है IAI जैसे होता है, ये जो आपका दिया है IAAI, ये क्या कार्य करता है, ये जो आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया होती है, इसके अंतर्गत जो आपकी अंतर्राष्ट्रीय हवाई होते हैं, हवाई अड्डे होती हैं, इनकी देखरेख होती है। इसका जो आपका आंसर है आपका बी राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। बड़ी अच्छी बात है कि देश का विकास हो रहा है ना। महाकुंभ की तैयारी चल रही है, महाकुंभ में जैसे मेट्रो पानी में चल रही हैं, अयोध्या में सब निर्मित हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, देश के विकास के लिए तरक्की हो रही है। लेकिन जब युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा तो पैसे कहाँ से खर्च करेंगे भाई, समस्या तो ये आती है। अच्छी बात है हम घूमे फिरना चाहते हैं, खाना भी चाहते हैं, घूमना भी चाहते हैं, लेकिन जब आपकी जेब में पैसा ही नहीं होगा तो बताइए करेंगे क्या करेंगे। AI का जमाना आ गया है, आर्टिफिशियल तरीके से सब काम हो रहे हैं, तो बताइए व्यक्ति का जरूरत क्या है, व्यक्ति को पैदा करना ही छोड़ दे, सीधा सीधा रूल लगा दे, कोई बच्चे पैदा ही नहीं करेगा जब आर्टिफिशियल से सब कुछ काम होना है ना। तो जब देश का विकास हो रहा है तो रोजगार के भी लिए ऑप्शन ढूंढना चाहिए ना। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई होती है। चलिए चाय पकौड़ी ही बना लिया जाएगा। चलिए 72 नंबर है कि भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई होती है। तो भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई होती है कहाँ पर, सिक्का जो ढाले जाते हैं मुंबई में, कोलकाता में और आपके हैदराबाद में। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका डी जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो जो आपका यहाँ पर इंडिया सिक्योरिटी प्रेस है जो आपके नासिक है ना, यहाँ पर भी आपके कुछ मुद्रा और सिक्के आपके होते हैं, है ना। यहाँ पर जो आपके देवास मध्य प्रदेश में पड़ता है वहां पर बैंक के नोट होते हैं, मद्रास में भी नोट आपके छपते हैं, हैदराबाद में भी छपते हैं, है ना। ये सब चीजों को याद रखना है। और यहाँ पर भारत में सरकार की 4 टकसालें हैं। कहाँ पर भारत सरकार की 4 टकसालें हैं, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। आपकी यूपी में भी है जहाँ पर सिक्के बनते हैं, याद रखेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 73 है कि नगरीय गलियारे संबंधित हैं। नगरीय गलियारे जो संबंधित है वो आपकी किससे हैं। तो दोस्तों दिया गया है कि नगरीय क्रियाकलापों के विस्तार देने से, यहाँ पर दिया है नगरीय परिवहन संकट से, नगरीय ग्रामीण नगरीय उपांत से या प्रति नगरीय से। 73 नंबर बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर बताना है कि नगरीय गलियारे संबंधित हैं। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आ गया है ना, वो आपका राइट आंसर जो बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए तो नगरीय परिवहन संकट से है, याद रखिएगा, नगरीय परिवहन संकट से है, इसका ऑप्शन आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि बढ़ती नगरीय जनसंख्या से उत्पन्न जो यातायात समस्या है इसको दूर करने के लिए नगरीय गलियारों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े जो शहर के अंदर के जो यातायात है बंद करके नगर गलियारे या बाईपास के माध्यम से शहर के बाहर से यातायात वाहन को निकाल दिया जाते हैं, जिससे मार्ग दुर्घटना अथवा जाम की समस्या को कम किया जा रहा है, ठीक है ना। उसकी संकट को क्या करना है, कम करना है, समझ रहे हैं। विस्तार मतलब वही होगा उसकी क्रियाकलाप, लेकिन कहीं ना कहीं संकट क्या हो रहे हैं, उसके संकटों से निदान मिल रहा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 74 नंबर है और आपसे क्या कह रहा है कि ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धि के लिए प्रदान किया जाता है। 74 की बात करते हैं दोस्तों, ये पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए है ना, पर्यावरण संरक्षण के लिए ये उपलब्धि दी जाती है।
और ये पर्यावरण पुरस्कार दोस्तों 1987 में शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर आपका 75 है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाते हैं वो कब मनाते हैं दोस्तों, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइएगा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? चलिए जल्दी से बताइएगा। 5 जनवरी नहीं, 5 जनवरी को तो मनाते हैं। 4 जनवरी तो लुइस ब्रेस क्या मनाते हैं, लुइस ब्रेल दिवस, कि 5 जनवरी को? अच्छा, 11 जुलाई को तो जनसंख्या दिवस हो जाएगा। 5 जून को मनाते हैं पर्यावरण दिवस। 5 जून ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर है, राइट हो जाएगा। पर्यावरण दिवस होता है, शायद शरणार्थी दिवस होता है, समग्र क्रांति दिवस भी होता है। तो इसका जो आंसर है वो आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। जीके में स्कोर कितना रहा एक बार जरूर आप कमेंट करिएगा। काफी अच्छा मॉडल पेपर था, बेहतरीन मॉडल पेपर था। अगर ऐसा ही मॉडल पेपर आता है तो बिल्कुल सही है। वैसे देखा जाए तो सी ग्रुप के लिए ये मॉडल पेपर आपका है, डी ग्रुप में तो बिल्कुल घास फूस आएगा। परेशान मत होइएगा कि डी ग्रुप में देखना, इससे भी सरल आपको पेपर मिलेगा। आप इसको देख लीजिएगा कि कैसा आपकी हिंदी और कैसी आपकी जीएस है। याद रखना, इससे भी सरल आपको मिलेगी, याद रखना, ठीक है ना? क्लियर है? तो आज के लिए इतना रखते हैं। बाकी हमने कहा है कि आपकी देखिए 4 और 5 जनवरी को आपका पेपर होना है। तो उसमें से आपके देखिए करंट अफेयर, हमारी इस सीरीज में करंट अफेयर आपकी नहीं थी, क्योंकि ये जो बुक रही है वो एग्जाम जब आपका है कहीं ना कहीं जब आता है तो फिर उसी के अकॉर्डिंग करंट ऐड किए जाते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जाम बहुत बाद में करवाते हैं। तो जो आपके मॉडल पेपर या प्रैक्टिस सेट बनते हैं तो वो भी खराब हो जाते हैं, क्योंकि वो करंट अफेयर उसमें इंक्लूड नहीं होती, पुरानी हो जाती है। इसलिए कुछ ऐसे मार्केट में किताबें हैं जिनमें करंट अफेयर ऐड नहीं है, अलग से करंट अफेयर आपको पढ़ाई जाएगी, है ना? और यहाँ पर आपको देखना 2-4 दिनों बाद आपकी घटना चक्र सीरीज भी आपको मिल जाएगी। यूथ कंपटीशन के भी मॉडल पेपर मार्केट में आया है, उसके साथ पीवीआई की क्वेश्चन भी आपके हैं। अभी 2-4 दिनों बाद और नए नए प्रकार के मॉडल पेपर आ जाएंगे, तो वो भी आपको यहाँ पर हम आपको सोल्व कराएंगे और ज्यादा से ज्यादा क्लासेस देने का प्रयास करेंगे। अभी आप समझ सकते हैं कि हम आपको 11 बजे क्लास दे रहे हैं, मॉडल पेपर की है। 3 बजे करंट अफेयर है, 6 बजे यूपी जीके है, रात को 8:50 में क्या है, यहाँ पर आपको हिंदी की क्लास आपको दी जा रही है। अभी आपके परिवर्तन में आप पाएंगे कि आपको मॉर्निंग में भी 8 बजे क्लास आपको यहाँ पर मिलेगी। जो आपकी टॉपिक वाइज हिंदी आपकी हो जाएगी, टॉपिक वाइज हिंदी आपको मिलेगी, जो आपका सिलेबस है वो कंप्लीट करा देंगे। बाकी यहाँ पर जीके की आपको मैराथन क्लासे भी आपको मिलेंगे, तो जीके की मैराथन क्लासे भी आप पा पाएंगे। हर एक टॉपिक की क्लासे आपके होंगे। मैराथन क्लासों में 10-10 मॉडल पेपर एक साथ आपको कराएंगे, तो आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है ना? आप जुड़े हैं, जहां से जुड़ गए समझे कि जिस जगह आप आ गए हैं यहाँ पर आपको जीके और हिंदी का बेस्ट से बेस्ट रिवीजन आपका होगा, याद रखिएगा। बस हमने कहा भी है कि कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आप किताबों को जरूर पढ़िएगा, है ना? बाकी मॉडल पेपर पढ़िए, यूट्यूब में सारा दिन पढ़िए, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो किताब को जरूर उठाइए, है ना? किताब को जरूर उठाइएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं 3 बजे आपकी करंट अफेयर की क्लास में। और करंट अफेयर आपको कंप्लीट करना है बेहतर तरीके से, ठीक है ना भाई? ओके, किसी को दिक्कत कोई समस्या हो तो आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है ना? धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।